इसी साल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 5 साल के मेरे दूसरे कार्यकाल में 13.5 करोड़ गरीब भाई बहन गरीबी की जंजीरों को तोड़कर नियो मिडिल क्लास के रूप में बाहर आए हैं। जीवन का इससे बड़ा कोई संतोष नहीं होता है। नमस्कार, मैं हूं ऋचा अमृत। अक्सर मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया में एक बहस चलती है, 2013 बनाम 2023। इस विषय पर कोई प्रचार करता है तो कोई दुष्प्रचार। आज मैं आपको 2004 से 2014 तक और 2014 से 2023 तक के विकास कार्यों का तुलनात्मक सच दिखाऊंगी। 2013 वर्सेस 2023 की रियल स्टोरी बताऊंगी। इस कालखंड की सबसे बड़ी उपलब्धि देश की अर्थव्यवस्था है। 2014 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति फ्रजाइल यानी नाजुक कही जाती थी। भारत 2014 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के 10वें पायदान पर था और 2023 में हम बड़े गर्व से कहते हैं कि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था के 5वें पायदान पर है। बात 2004 से 2014 तक के यूपीए के शासनकाल से शुरू करते हैं। इन 10 सालों में डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। इस कालखंड के लिए एक बात कही जाती है कि देश का प्रबंधन निस्संदेह कई पैमानों पर खरा नहीं था। राजनीतिक संकल्प की कमी ने भारत को कई जरूरी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को अपनाने से रोक दिया। सत्तारूढ़ सरकार महत्वपूर्ण कानूनों पर आम सहमति हासिल करने में असमर्थ रही, जिससे देश का विकास लगभग रुक सा गया। इन 10 वर्षों में यूपीए की राजनीतिक विश्वसनीयता लगभग पूरी तरह से खत्म हो गई। 2004 से 2014 तक के 10 सालों को एक्सट्रीम पॉलिसी पैरालिसिस इन गवर्नेंस यानी शासन में अत्यधिक नीतिगत पंगुता के रूप में जाना जाता है। साल 2014 में कांग्रेस समर्थित यूपीए युग के अस्त के साथ मोदी युग का उदय हुआ। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सरकार बनी। मोदी सरकार ने देश की आर्थिक समृद्धि पर विशेष ध्यान दिया। कल्याणकारी और जनहित से जुड़ी योजनाओं के लिए एक ही मॉडल अपनाया, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास, ये हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ नारा कभी नहीं था, नहीं है, ये हमारा प्रेरणा मंत्र है। आपको शायद मेरी बात पर भरोसा ना हो, लेकिन आंकड़े तो झूठ नहीं बोलते ना। इसलिए मैं कुछ बिंदुओं के आधार पर यूपीए सरकार के 10 साल बनाम मोदी सरकार के 9 सालों की तुलना आपके सामने रखती हूं। नंबर 1, आर्थिक विकास। यूपीए के 10 सालों में भारत को दुनिया की फ्रजाइल इकोनॉमीज में गिना जाता था, जबकि अगले 9 सालों में यानी 2023 तक भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का खिताब मिल गया। 2014 में नॉमिनल जीडीपी 112 लाख करोड़ रुपए थी, जो 2023 तक 273 लाख करोड़ रुपए की हो गई। 2014 में भारत सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर लगभग 4 लाख करोड़ था, जो 2023 तक करीब 10.5 लाख करोड़ हो गया। 2014 में कृषि बजट 21,900 करोड़ रुपए था, जो 2023 में 1,25,000 करोड़ रुपए है। विदेशी मुद्रा भंडार मई 2014 में 313 बिलियन डॉलर था, जो जून 2023 तक 600 बिलियन डॉलर को पार कर गया। पर कैपिटा इनकम 2014 में 86,647 रुपए थी और अब 2023 में 1,70,000 के पार पहुंच गई है। गरीबी दर जो 2014 तक 22% थी, वो 2023 में घटकर 10% पर सिमट गई है। देश में इनकम टैक्स भरने वाले नागरिक 2013-14 में 3 करोड़ 36 लाख थे और 2023 में 7 करोड़ 41 लाख लोग इनकम टैक्स भरते हैं। 2014 तक रक्षा के क्षेत्र में देश का निर्यात 686 करोड़ रुपए का था, जो 2023 तक बढ़कर 16,000 करोड़ को पार कर गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था को बल देने वाले अनाज उत्पादन की बात करें तो 2014 में अनाज उत्पादन 251 मिलियन टन रहा, जबकि 2023 में उत्पादन 330 मिलियन टन को पार कर गया। एथेनॉल प्रोडक्शन 2004 से 2014 तक 38 करोड़ लीटर था, जो 2014 से 2023 के बीच 434 करोड़ लीटर तक पहुंच गया। तो ये आंकड़े 2014 और 2023 की कहानी खुद बता रहे हैं। अब मुझे कुछ कहने की जरूरत है क्या? नंबर 2, घोटाले और भ्रष्टाचार। 2004 से 2014 तक के 10 सालों की जब भी बात होती है, एक बात सभी कहते हैं, यूपीए सरकार का कार्यकाल घोटालों का युग था। साल 2014 तक हुए घोटालों और भ्रष्टाचार की एक लंबी लिस्ट है। परमाणु समझौते के बाद 2008 में मनमोहन सिंह की सरकार पर संकट आया।
हालांकि कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव जीत लिया, लेकिन ये पाया गया कि कांग्रेस के पक्ष में वोट के लिए नोट का इस्तेमाल किया गया। आपको तो याद होगा ही कि विश्वास मत हासिल करने की बहस के दौरान 3 सांसदों ने संसद में 1 करोड़ रुपए के नोटों की गड्डियां दिखाई थी। इन सांसदों का आरोप था कि यूपीए सरकार ने समाजवादी पार्टी के अमर सिंह के जरिए नोट के बदले वोट खरीदने का प्रयास किया। कोयला घोटाला आजाद भारत के सबसे बड़े घोटालों में से एक है। इस घोटाले से देश के खजाने को 1,80,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 2010 में सरकार को सौंपी गई सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया था कि 2G स्पेक्ट्रम आवंटन से देश के सरकारी खजाने को 1,76,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इसके अलावा ऑगस्टा वेस्टलैंड, वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला, 2004 में एयर इंडिया घोटाला, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, 2012 में टाटा ट्रक घोटाला और न जाने कितने घोटाले। और अब बात 2014 से 2023 के दौरान मोदी के शासनकाल की। पीएम मोदी 9 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं और अब तक उनकी सरकार पर ना किसी घोटाले का आरोप लगा है, ना ही किसी भ्रष्टाचार का। नंबर 3, मुद्रास्फीति। यूपीए सरकार की कई चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती महंगाई रही। 2014 में यूपीए के चुनाव हारने का एक कारण महंगाई भी थी। औसत पर गौर करें तो यूपीए सरकार के 10 साल के दौरान मुद्रास्फीति 8.5% तक पहुंच गई। आखिरी 2-3 सालों में ये डबल डिजिट में थी और खाद्य मुद्रास्फीति करीब 18% थी। यही मोदी सरकार के दौरान राष्ट्र के लिए एक बड़ी राहत के रूप में मुद्रास्फीति औसतन पिछले 9 साल में 5% से नीचे रही और कई साल तो 2% के भी नीचे रही। नंबर 4, व्यापारिक सुगमता। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत की स्थिति में जबरदस्त सुधार हुआ है। यूपीए सरकार के दौरान 2012 में विश्व बैंक की व्यापार करने की सुगमता का सूचकांक जारी हुआ। 185 देशों में भारत की रैंक 132 थी। 2014 के इंडेक्स में 142 हो गई। कोई भारत में इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहता था। आखिरी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जारी हुआ उसमें भारत की रैंक 63 हो गई है, यानी 79 पायदान का उछाल, वो भी सिर्फ 8 साल में। इसी प्रकार 2014 में वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक्स इंडेक्स में भारत 54वें स्थान पर था और अब 2023 की सूची में 38वें स्थान पर पहुंच गया। नंबर 5, आधारभूत संरचना विकास। 2014 में जब यूपीए की एनडीए से हार हुई, मनमोहन सिंह की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली। 2014 में भारत में हवाई अड्डों की संख्या मात्र 74 थी, जबकि मोदी सरकार के 9 साल में ये गिनती 148 तक पहुंच गई है। 2014 तक देश में हाईवे 91,287 किलोमीटर के थे, जो कि पिछले 9 साल में 1,45,240 किलोमीटर के हो गए हैं। 2013-14 में 1610 किलोमीटर रेल ट्रैक बिछाने का काम हुआ। 2023 में 5,234 किलोमीटर रेल ट्रैक बिछाए गए। यूपीए शासन के दौरान वाटरवेज की गिनती 5 थी, जो कि पिछले 9 साल में 111 हो गई है। हाई स्पीड ट्रेन का यूपीए सरकार के दौरान नामो निशान तक नहीं था, लेकिन आज 34 सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत दौड़ रही हैं। मोदी सरकार ने अपने 9 साल के कार्यकाल में देश भर में आधारभूत संरचना को सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि यूपीए ने कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को अधर में लटका दिया, जैसे भूपेन हजारिका सेतु, बीदर कलबुर्गी रेल लाइन, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, पाक्योंग हवाई अड्डा, पूर्वी और पश्चिमी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, बोगीबील ब्रिज, और ये सभी लटके हुए प्रोजेक्ट्स अब पूरे किए जा रहे हैं। नंबर 6, डिजिटल भारत। बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट ने भारत को डिजिटल कर दिया। तकनीकी प्रगति को सरकार में बहुत ज्यादा महत्व दिया गया। हाल ही में संपन्न हुए G20 सम्मेलन में इसकी झलक देखने को मिली। डिजिटल इंडिया के माध्यम से भारतीय बाजार पूरी तरह से डिजिटल हो गया। यूपीए सरकार ने भी तकनीक और डिजिटलीकरण की कोशिश की थी, लेकिन उनकी कोशिश उस स्तर पर नहीं पहुंच सकी जहां उसे पिछले 9 सालों में पहुंचा दिया गया। 100% मेड इन इंडिया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी आसान भाषा में जिसे यूपीआई कहते हैं। यूपीआई क्या है, कैसे काम करता है, देश का बच्चा बच्चा जानता है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी आज डिजिटल हो गया है, चाहे वो सब्जी बेचने वाली अम्मा हो, दूध वाले भैया या चाट पकौड़ी वाले चाचा जी। यूपीआई का इस्तेमाल सब करते हैं और गर्व की बात यह है कि दुनिया के 46% रियल टाइम ट्रांजैक्शंस अब भारत में होते हैं। 2016 से अब तक यूपीआई के माध्यम से सिर्फ सितंबर 2023 में 15 करोड़ 79 लाख से ज्यादा धनराशि का सफलतापूर्वक भुगतान किया जा चुका है। नंबर 7, 2023 का भारत। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 9 सालों में केवल एक ही धर्म का पालन किया है, वो है देश सर्वोच्च।
भारत सर्वप्रथम। एनडीए का कार्यकाल 10 साल पूरे करने के करीब करीब पहुंच चुका है। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 2015-16 और 2019 से 21 के बीच 13.5 करोड़ भारतीयों को गरीबी से बाहर निकालने में सरकार सफल हुई है। ये एक उल्लेखनीय कामयाबी है जो कल्याणकारी योजनाओं की वजह से संभव हुई। हर घर नल योजना के तहत 2014 तक 3 करोड़ 20 लाख लोगों के घरों तक ही नल उपलब्ध था। 2023 में ये संख्या आश्चर्यजनक रूप से 13 करोड़ 51 लाख से ज्यादा हो गई। 2014 तक यूपीए सरकार ने गांव में 1 करोड़ 79 लाख घर बनवाए। वहीं एनडीए सरकार ने 2 करोड़ 95 लाख ग्रामीणों को घर की सौगात दी। 2014 तक गैस सिलेंडर सिर्फ खरीदने से मिलता था। उज्ज्वला योजना के तहत 9.5 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन सिलेंडर के साथ साथ मुफ्त बांटे गए। 2014 तक गरीब नागरिक बैंक की सीढ़ियां सपने में भी नहीं चढ़ता था, जबकि पिछले 9 साल में जनधन बैंक अकाउंट योजना के तहत 50 करोड़ 81 लाख गरीबों के बैंक में खाते खुलवाए गए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 9 साल में 32 लाख 80 हजार करोड़ से ज्यादा धनराशि ट्रांसफर की गई, जबकि यूपीए सरकार में 0। आयुष्मान भारत योजना 27 करोड़ परिवारों के 50 करोड़ लोगों तक पहुंची है। इस योजना में 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा की सुविधा है, जबकि यूपीए के दौरान राजीव गांधी योजना तो थी, लेकिन बीमा सुविधा लिमिटेड थी। कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू हुई 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन की सुविधा अब तक चल रही है। हाल ही में मुफ्त राशन 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, जबकि यूपीए सरकार में मुफ्त राशन की सुविधा कुछ ही परिवारों को मिल रही थी। कोविड-19 की महामारी से देश के नागरिकों को बचाने के लिए मुफ्त वैक्सीनेशन दिया गया। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक मुफ्त वैक्सीनेशन पर 3,70,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 2014 तक भारत में कुल 80 जन औषधि केंद्र थे, जो 2023 तक बढ़कर 10,000 हो गए। एम्स की संख्या 2014 तक सिर्फ 7 थी, 2023 में 22 है। नंबर 8, शिक्षा। 2014 तक भारत में लगभग 720 विश्वविद्यालय थे। 2023 तक 390 नए विश्वविद्यालयों के साथ ये संख्या 1,113 पहुंच गई। 2014 तक देश में कॉलेज 38,498 थे, जो 2023 तक 43,796 हो गए हैं। 2014 तक देश में मेडिकल कॉलेज 387 थे और 2023 में 704 है। एमबीबीएस के लिए 2014 तक कुल सीट 51,348 थी, जो एनडीए के 9 सालों में बढ़कर 1,07,948 हो गई हैं। वहीं पीजी सीट्स 2014 में 31,185 थी, वो बढ़कर आज 67,802 यानी दोगुने से भी ज्यादा हो गई है। शिक्षा के क्षेत्र में ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। पिछले 70 साल में भारत के लाखों स्कूलों में टॉयलेट्स नहीं थे, और तो और भारत के कुल स्कूलों में से केवल 36% स्कूलों में ही हाथ धोने की अलग जगह थी। आज लगभग 94% स्कूलों में ये सुविधा उपलब्ध है। 2004 से 2014 के दौरान शिक्षा नीति में कोई सुधार नहीं किया गया, जबकि 2014 से 2023 के दौरान कौशल विकास के लिए नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई और उसे लागू भी कर दिया गया। शिक्षा के बाद देश की सुरक्षा पर बात करते हैं, जो कि हमारा पॉइंट नंबर 9 है, आतंकवाद। कांग्रेस समर्थित यूपीए की सरकार में आतंकवादी घटनाएं बहुत बढ़ गई थी। यूपीए सरकार स्वतंत्रता दिवस तक को सुरक्षित नहीं रख पाई। 2004 में 15 अगस्त के दिन असम में धेमाजी स्कूल में बमबारी हुई। गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 2004 की सुबह दीमापुर में बम विस्फोट हुआ। 5 जुलाई 2005 को अयोध्या में 5 आतंकवादियों ने राम जन्मभूमि के अस्थायी मंदिर पर हमला किया। 29 अक्टूबर 2005 को दिल्ली में 3 बम विस्फोट हुए। 7 मार्च 2006 को वाराणसी में बम धमाके हुए। 11 जुलाई 2006 को मुंबई में ट्रेन में सीरियल बम ब्लास्ट हुए। 2008 का साल तो आतंकवादी घटनाओं के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। कोई भी भारतीय 2008 में 26 नवंबर की तारीख नहीं भूल सकता, जब पाकिस्तान के एक इस्लामी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने 12 हमलों को अंजाम दिया था। पूरी मुंबई में 4 दिनों तक गोलीबारी और बमबारी हुई थी। 2008 में ही हैदराबाद, जयपुर, अहमदाबाद और बेंगलुरु में भी बम धमाके हुए। 13 जुलाई 2011 को भी मुंबई में 3 बम ब्लास्ट हुए थे। आतंक की घटनाएं थमी 2014 के बाद। एनडीए सरकार में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का रुख बड़ी सख्ती से अपनाया गया। यूएपीए कानून को काफी मजबूत किया गया। भारत पर जब भी आतंक का साया पड़ा, कहीं ना कहीं से तार पाकिस्तान से जुड़ गए। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने वाले सभी आतंकवादी पाकिस्तान में ही पलते हैं।
कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन रियल स्टोरी के इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही। एक नए मुद्दे पर एक नई रियल स्टोरी के साथ आपसे जल्द ही फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हाँ, अपनी राय हमें भेजना मत भूलिए। आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। नमस्कार।